चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की, जहां पर पीस टॉक को लेकर चर्चा रही। तो ईरान और अमेरिका आखिरकार आज ये जो वार्ता कर रहे थे वो फेल हो गई है और दुनिया की नजर में आतंकिस्तान बना पाकिस्तान की जमीन पर हुए इस वार्ता ने यह साबित कर दिया कि ईरान को मनाना अमेरिका और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। वहीं किन शर्तों को लेकर यह वार्ता फेल हुई है, इस बारे में जेडी वेंस भले ही जानकारी ना दे पाए हो, लेकिन तेहरान अपनी परमाणु क्षमता बनने वाली शर्त पर अड़िग लग रहा है, जिसके पीछे ट्रंप हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वहीं बात पहले दौर की करें तो पहले दौर की वार्ता में दोनों देशों की टीमों ने आपस में मसौदे और जरूरी दस्तावेज शेयर किए हैं। ईरान सरकार की माने तो कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है। हालांकि सबकी नजरें आज की वार्ता पर भी टिकी थी, जो कि फेल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में एक्सपर्ट्स ने सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े मुद्दों पर बात की है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के नेतृत्व यहां पर करते हुए नजर आए। और वहीं ईरान ने लेबनान पर तुरंत इजरायली हमले रोकने की मांग की थी। तो 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार था जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने की बातचीत की हो, लेकिन वो बेनतीजा निकली। तो देखिए, जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर खबरें चल रही थी कि कुछ नतीजा निकलेगा, तो वो फेल हो चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शांति वार्ता फेल होने से जुड़ी बड़ी खबर। लेबनान में सीजफायर को लेकर नहीं बनी है बात, अमेरिका ईरान के बीच नहीं बनी है बात। इजरायल को मजबूर करने के लिए तैयार नहीं था यूएस। तो लेबनान में सीजफायर चाहता था ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। शांति वार्ता फेल होने से जुड़ी ये खबर है, जिसमें कारण भी सामने आ चुका है। लेबनान में सीजफायर को लेकर बात नहीं बनी, अमेरिका ईरान के बीच इसको लेकर किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। तो इजरायल को मजबूर करने के लिए तैयार नहीं था यूएस। जो शर्त ईरान ने रखी थी कि यूएस दबाव डाले इजरायल पर कि लेबनान पर हमले करने बंद कर दे, तो वहां पर सीजफायर नहीं हो पाया और यही वो शर्त थी जिस पर सहमति नहीं बनी है। लेबनान में सीजफायर चाहता था ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और यूएस ने किसी भी तरह का दबाव डालने से इजरायल पर मना कर दिया, जिसके चलते ये एक ऐसा पॉइंट रहा जिससे कि बात बिगड़ती हुई नजर आई, असहमति रही और ऐसे में यहाँ पर ये वार्ता फेल हो गई है। तो इजरायल को मजबूर करने के लिए यूएस तैयार नहीं था, जबकि अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत होनी थी उसमें ये एक बड़ा पॉइंट था कि किसी भी तरह से जो इजरायल है लेबनान पर हमले करना बंद करे और इसके लिए अमेरिका उसे फोर्स करे। लेकिन यहाँ पर यूएस ने साफ मना कर दिया और किसी भी तरह से इजरायल को मजबूर करने के लिए यूएस की सहमति यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दी, जिसके चलते ये जो सीजफायर वाली बात थी वो ड्रॉप हो गई और ऐसे में असहमति हुई और ये वार्ता फेल हुई है। तो लेबनान में सीजफायर चाहता था ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये वार्ता, ये पीस टॉक फेल हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो चर्चा चल रही थी कि इस पीस टॉक से बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। जब दोनों देश आपस में बैठे तो लग रहा था कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी, थोड़ा थोड़ा दोनों देशों की तरफ से झुकाव नजर आएगा, अपने अपने मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन जो पहला और बड़ा मुद्दा था लेबनान की टॉक को लेकर, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। यानी लेबनान में किसी भी तरह से हमले ना किए जाए, ये एक तरह से बड़ा कारण बना, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका की जो बातचीत थी वो सफल नहीं हो पाई। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी हमारे इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से ये पीस टॉक, जिस पर बहुत सारी चर्चा पहले भी हो चुकी थी, उम्मीदें भी लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। हुसैन जावेद जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ रहा आखिर इस्लामाबाद में कि मुद्दों को लेकर लगा कि सहमति नहीं बन पाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे थे डेलीगेशन से दोनों ही देशों के, तो क्या उनके विचार सामने आ पाए? किन मुद्दों को लेकर उन्हें लग रहा था कि सहमति नहीं बन पाएगी और ऐसा हुआ भी? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बात ठीक है जो अभी इस तरह की तफसीलात सामने आई, बिल्कुल ऐसे ही कि एक डेडलॉक तो इस तरह बन गया है और कहीं ना कहीं टॉक्स जो हैं वो रुक चुकी हैं, बल्कि ये कहें कि टॉक्स खत्म हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक इसमें यह सवाल है कि इसमें जो हमारी हुकूमत है या हमारी स्टेट है उसका इस हवाले से मौकिफ क्या है, तो वो भी सामने आया नहीं है। हो सकता है वो आज दिन तक इस तरह से सामने आ जाए
और सबको इस तरह से इल्म हो जाए कि असल में हुआ क्या है और बात कहाँ ऐसी फंसी रही है, और क्या इन फ्यूचर कुछ ऐसी बात तय हुई है कि दोबारा से इनकी आपस में मीटिंग हो सकती है। तो उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं। देखिए, इतना आसान नहीं होता जब एक माह की जंग के बाद इतने पुराने दुश्मन जो हैं इस तरह आपस में मिले और एक लंबे अरसे बाद मिले, और वो तमाम बातें एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर तय भी हो जाए, वक्त लगता है। एक चीज इसमें पॉजिटिव भी है, कम से कम दोनों जो इस तरह के फरीक हैं एक दूसरे के सामने इस तरह बैठे रहे, और इनकी जो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स थी या आपस में जो भी इनके इनसिक्योरिटीज थी वो कम से कम सामने आई हैं। तो बात तो कहीं ना कहीं जो एक जगह रुकी थी उससे आगे भी गई है। हो सकता है इस टॉक्स में कोई इस तरह की चीजें सामने ना आई हो, लेकिन इन फ्यूचर शायद एक दूसरे के माइंडसेट को ये समझ चुके हैं, और इसके लिए शायद इन दोनों को ही अभी वक्त चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इंतजार करना होगा, एकदम हमें इस कंक्लूजन पे जाना नहीं चाहिए कि इसके बाद दोबारा बात जो है वो इस तरह होगी नहीं। तो मैं इसमें फिलहाल तो मैं इसमें यही कहूंगा, लेकिन वही बात है कि इतना आसान नहीं होता कि एकदम से हम बहुत ज्यादा चीजें एक या दो मीटिंग्स के अंदर इस ठीक तरह है से एक्सपेक्ट हुसैन करें। जावेद जी, एक अपडेट और चाहिए। अभी फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा था एक दौर की वार्ता भी हो सकती है, कुछ डेलीगेशन जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या लग रहा है इसको लेकर कोई खबर सामने आ रही है क्या? मैम, आपकी आवाज मुझे सही तरह नहीं आ सकी, अगर जी, सवाल रिपीट कर दें। हुसैन जावेद जी लगातार ये भी कहा रहा था जेडी वैंस तो चले गए हैं अपनी टीम के साथ, लेकिन क्या कुछ अभी भी ऐसा लग रहा है कि दूसरे दौर की जो बातचीत की बात कही जा रही थी इस्लामाबाद में, आज के दिन भी थोड़ी चर्चा हो सकती है, तो उसको लेकर क्या कुछ खबरें आपके पास है? मैम, इस हवाले से फिलहाल तो मैं आपको यही इस हवाले से कह सकता हूँ, अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि इस हवाले से मजीद टॉक्स जो है वो आज होंगी या कल होंगी। फिलहाल जो है वो एक डेडलॉक की सी कैफियत है। तो आई थिंक वही जो इसमें मैंने कहा, जैसे हम सब ने जेडी वेंस की प्रेस टॉक सुनी है, जी। इस हवाले से ईरान का जो मौकिफ है वो अभी सामने आएगा, फिर उसके बाद हमारा भी आएगा कि असल में हुआ क्या। तो आई थिंक हमें इस हवाले से आज दिन तक तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो पीस टॉक थी, क्या ये पूरी तरह से फेल मानी जाए या कोई गुंजाइश अभी इसमें बचती हुई दिखाई दे रही है? देखिए साहब, ऐसा है कि जिस भी कोई काम शुरू करना होता है और अगर उस काम की बुनियाद झूठ के ऊपर बिछी हुई होती है तो उस काम के अंदर कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराता हूं कि वो इस पीस टॉक के फेल होने में उनका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जैसा कि खबरों में आया है उसके मुताबिक जो है इन्होंने अमेरिका को नहीं बताया था कि लेबनान को भी बीच में इंक्लूड करना है, और इन्होंने सीधा जो है ईरान को कह दिया कि इस पीस नेगोशिएशन के अंदर जो है लेबनान भी इंक्लूडेड है। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा, जो इनके मीडिया के जो पत्रकार हैं, नजम सेठी हैं या बाकी हैं, वो बता रहे हैं कि ड्राफ्ट जो है वो अमेरिका को भेजा गया था और अमेरिका से जो है वो ड्राफ्ट अप्रूव होके आया था, जो कि बगैर सोचे समझे जो है इनके प्राइम मिनिस्टर ने उसी को अपलोड कर दिया था, जिसके बाद की इनकी काफी जो है बेइज्जती हुई, लोगों ने काफी मजाक उड़ाया था। तो ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का इस नेगोशिएशन के अंदर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है, क्योंकि पूरी चीजें जो है वो अमेरिका इनको डिक्टेट कर रहा था। अब बात आ जाते हैं इस डील के बारे में। देखिए, हम भी चाहते थे भारत के अंदर कि ये डील जो है सक्सेस हो, ताकि मानवता के लिए एक प्रकार की शांति हो। लेकिन मेरा ये मानना है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस साहब की स्टेटमेंट या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा है कि हमने अपने बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट ऑफर जो है वो उनको डील के लिए दिया है, लेकिन किसी कारणवश जो है हम वापस जा रहे हैं क्योंकि डील ये सक्सेसफुल नहीं हुई। अब इस डील के अंदर सक्सेसफुल होने के ना होने के कुछ एक कारण है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो पूर्वाग्रह के साथ जो है इस समझौते के टेबल के ऊपर आई थी। अब आप पहले बात कर लेते हैं हम ईरान के। ईरान का जिस समय डेलीगेशन आया था तो वो लेके आया मिनाब 168। उस जहाज के अंदर जो है 168
बच्चों की फोटोएं, उनके बैग, उनके जूते थे। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन देता है कि अमेरिका ने जो जी। किया है उसे कभी बिल्कुल, भी और क्षमा नहीं। कर्नल दिनेश, और चर्चा हम करेंगे इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पीएम नवाफ सलाम ने अमेरिका दौरा टाल दिया है। ये बड़ी खबर, लेबनान के पीएम नवाफ सलाम ने अमेरिका जाना टाल दिया है। देश के हालात की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। तो इजरायल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है, शांति वार्ता के बीच हमला भी किया जा रहा था, और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो लेबनान के पीएम है नवाफ सलाम, उन्होंने अपना अमेरिका दौरा टाल दिया है। तो यहाँ पर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि लेबनान इजरायल से बातचीत करेगा अमेरिका जाकर, लेकिन अब ये जो दौरा है वो टल गया है। तो देखिए जिस तरह से ये दौरा टला है, अब इसको लेकर भी काफी कयास लगने लगे। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान में बातचीत को लेकर ये बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बयान, ईरान ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई, कुछ मुद्दों पर नहीं हो पाई बातचीत, तो बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंची है। ईरान की तरफ से भी डिक्लेयर किया जा रहा है, ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता का यह बयान आ गया है कि ईरान ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई थी, कुछ मुद्दों पर बात नहीं बन पाई और बातचीत किसी समझौते तक, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है। ईरान की तरफ से यह बयान जो है दिया जा रहा है। अमेरिका ईरान पीस टॉक को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान ने कई मुद्दों को लेकर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात नहीं हो पाई है। कर्नल दिनेश सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैं पिछले सेगमेंट के अंदर बता रहा था कि दोनों की पार्टीज जो है पूर्वग्रह, प्री ऑक्युपाइड विचारों के साथ आए हुए थे। अब बेसिकली जो है, जो दो मुद्दे उछल कर आ रहे थे दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से था कि आप लेबनान के अंदर जो है सीज फायर कराएं, और दूसरा जो है कि आप हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया हुआ उन्हें डी फ्रीज करें। अमेरिका की तरफ से बेसिक दो पॉइंट थे कि आप जो है एक कमिटमेंट दीजिए कि आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो है आप इमीडिएटली खोल दीजिए, बगैर आप किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है जहाजों से नहीं वसूल करेंगे। बेसिकली ये दो मुद्दे थे जिनके ऊपर की दोनों पार्टीज ने जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। 21 घंटे की बातचीत और उसके बाद भी जो है किसी प्रकार की डील जो है वो एक प्रकार से ऊपर नहीं चढ़ी। मीनवाइल जो है, जैसा कि आप देखा जा रहे हैं कि बड़े भड़काऊ किस्म के बयान जो हैं, जिस समय ये समझौता चल रहा, पीस टॉक चल रही है, उस समय जो है दोनों तरफ से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि हमें इस डील फाइनलाइज होती है या नहीं होती है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमने ईरान का युद्ध जीत लिया है। उसके बाद जो वो कहते हैं कि उनके दो वारशिप जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर माइन स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, जिसको कि ऑफ कोर्स ईरान ने डिनाई किया। सबसे जो बेसिक पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो मेरा नजरिया है कि ईरान को इस समय अपने देश की सुरक्षा और शांति के लिए जो है बातचीत करनी चाहिए। उसका क्या मतलब है कि वो लेबनान को बीच में लेकर आ रहा है। लेबनान ना तो उसका कोई पड़ोसी देश है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका मोटिव किस प्रकार से है, आप किस प्रकार से प्रॉक्सी से जो है आप दूसरे देशों के अंदर जो है हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं मानता हूं कि ईरान को इस वाले टॉपिक को बीच में लाके इस पूरी डील को डिरेल करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका जो है अपनी तरफ से जैसे बयान उनके आ रहे हैं कि उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा था कि आप जो है गुड फेथ में जाएं, विश्वास के साथ जाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि ये डील जो है फाइनलाइज हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान ने किसी किस्म की चतुराई करने की कोशिश की तो उसके कंसिक्वेंसेस जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। और जो इसके अंदर बातचीत आ रही है, जिस समय ये सीज फायर की बातचीत चल रही है, उसी समय जो खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं और बाकी लड़ाई का साजो सामान है, वो जो है जा रहा है सऊदी अरेबिया में। ये किस प्रकार का इंडिकेट करता है? क्या आप समझते हैं कि ईरान के लोगों को नहीं ये इंटेंशन समझ में आ रही है कि पीस टॉक हो रही है और पाकिस्तान जो है, जो बीच में शांति का दूत बन के ये मेजबानी कर रहा है, जब बातचीत अभी हो रही है, वो अपने फाइटर जेट जो है सऊदी अरेबिया में भेज रहा है। तो कई एक ऐसे बिंदु हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कि इस पीस टॉक के अंदर हर्डल्स बने हुए हैं। चाहे आप कह लीजिए कि भड़काऊ भाषण डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, जहां IRGC की तरफ से, जहां जिस प्रकार से ये
ईरान जो है अपनी बातों के ऊपर जो है अड़ा हुआ है कि पहले ये दो बात मानिए, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है जी। कि इस बातचीत के अंदर से कुछ बिल्कुल। निकल कर और आना यहाँ पे था। देखिए मेरा जी सर ये भी देखिए ना कि पहले जब बातचीत शुरू हो रही है तो एक तरफ ईरान कह रहा है हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर, इन बच्चों के फोटोज लेकर आए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि अमेरिका ने जो किया गलत किया। हालांकि ईरान ने भी काउंटर्स किए हैं लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी यहाँ पर। तो ये जो दोगलापन दिख रहा है वो उसी वक्त ये बता रहा था कि शायद पीस टॉक पीसफुली ना हो पाए, और ऐसा हुआ भी। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ जी भी जुड़े हैं। डॉक्टर अजिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या सिर्फ यहाँ पर जो एक मुद्दा था लेबनान का वही एक प्रायोरिटी पर मुद्दा था या बाकी और भी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है? देखिए गीतू जी, यहाँ पे मेरे हिसाब से लेबनान वाज अ सेकेंडरी मैटर। लेबनान पहले से पता था कि इजराइल किसी भी हालत में लेबनान में जो हिजबुल्लाह का रोल है उस पे मानेगा नहीं। इजराइल की जनता उसका कारण है। इजराइल की जनता आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट जो वहां पे एक सर्वे हुआ है और ओपिनियन पोल में ये आया कि इजराइल की 58% जनता इस सीज फायर को डाउटफुल मानती थी, दुबियस मानती थी। बिल्कुल डॉक्टर अजिताभ, जानेंगे आपसे और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को पहले वो बता देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को धमकी दे दी है, ईरान को हथियार भेजे तो अंजाम बुरे होंगे। ट्रंप ने चीन पर हथियार भेजने का आरोप लगाया है। चीन ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया है, यानी कि चीन कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान आ गया है। ये बातचीत थोपे गए युद्ध के बाद हो रही थी, माहौल शुरू से ही अविश्वास से भरा हुआ था। ईरान ये कह रहा है तो बैठक में किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान कि ये बातचीत जो थी वो थोपी गई थी, यानी युद्ध के बाद ये बातचीत हो रही थी और ऐसे में माहौल शुरू होते ही अविश्वास इसमें दिख रहा था। बैठक में किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। ये भी बड़ा बयान है ईरान की तरफ से जिसमें कह रहे हैं कि ये थोपी हुई बातचीत थी, यानी इसमें सहमति नहीं दिख रही थी और माहौल शुरू से ही अविश्वास से भरा हुआ था, कोई भरोसा नहीं था और बैठक में किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। तो ये भी बहुत बड़ा बयान है। और ऐसे में डॉक्टर अजिताभ, तो ईरान की तरफ से जब ये बड़ा बयान सामने आ रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, यानी आप जब मिनाब के बच्चों की तस्वीरें लाए हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि बैठक जो हो रही है उसमें कोई समझौता नहीं होगा। पहले से ही आप ये जज कर चुके थे कि कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं होने जा रही है, तो फिर आए ही क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अविश्वास का माहौल का ये है कि ये तीनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। चाहे अमेरिका को पाकिस्तान पे नहीं था, ईरान को भी पाकिस्तान पे नहीं था और ईरान को अमेरिका पे भी नहीं था। तो ये तीनों एक दूसरे पे अविश्वास और भरोसे का माहौल नहीं था। अविश्वास इसलिए था कि आप देख लीजिए, पाकिस्तान, मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि अ फेल्ड स्टेट हैज फेल्ड द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको शुरू में ही, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से ट्वीट किया, लेबनान को उसमें इंक्लूड किया, उस समय से भरोसा जो पहले से नहीं था उस पे और ज्यादा बल मिल गया कि ये भरोसा लायक है ही नहीं और ये इट वाज डूम्ड टू फेल। और वही हुआ है कि यहाँ पे आप देख लीजिए जिस तरह से जो माहौल बना था। मुझे लगता है कि लेबनान की का जो मुद्दा है वो अपनी जगह है, इजराइल उसके लिए कभी तैयार नहीं होता। उसका कारण मैंने बताया कि जनता, जो वहां की जनता थी, 58% जनता इसको दुबियस मानती थी इस सीज फायर को। दूसरा, 79% वहां की जनता जो है ओपिनियन पोल में वो कहती थी कि वंस फॉर ऑल हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया जाए, उसके हथियार से मरहूम किया जाए। तो ये माहौल में, और वहां इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में, ऐसे माहौल में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करके ही रहेंगे और बफर जोन उनकी जो बनाने की बात है वो करके मानेंगे। रही बात इधर की, तो यहाँ पे स्पष्ट है मेरे हिसाब से, हॉर्मुज वाज द मेन स्टिकिंग पॉइंट। हॉर्मुज को चूंकि इसने अमेरिका, अगेन वहां भी अमेरिका को ही मैं ब्लेम करूंगा। अमेरिका की स्ट्रेटजी पूरी तरह से फेल रही है। अमेरिका ने ईरान को यह एहसास दिला दिया कि हॉर्मुज आपका हथियार है, हॉर्मुज परमाणु बम से ज्यादा बड़ा आपका हथियार है। उसी हॉर्मुज को लेके अगर उस हॉर्मुज पे आपने कंट्रोल छोड़ दिया तो अमेरिका आप पे हावी हो जाएगा। वही किया ईरान ने, वो हॉर्मुज को अंत तक पकड़ के बैठा रहा क्योंकि उसको पता है कि हॉर्मुज पे अगर हमने डील दी तो हमारी गद्दी चले जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे और देख लीजिए, हॉर्मुज के अलावा ईरान ने फिर रियलाइज किया, अगेन अमेरिका के ही वजह से,
अमेरिका की ये सोच थी कि शायद हम अटैक करके दबाव बना के अमेरिका में ईरान में रेजिमे चेंज करवा लेंगे, जनता वहां विद्रोह कर देगी। ऐसा नहीं हुआ। जनता अभी तक इस्लामिक रेजिमे के साथ है और इसकी वजह से ईरान की इस्लामिक रेजिमे को एक नई शक्ति मिली, नई शक्ति का एहसास हुआ है, क्योंकि इस 40 दिन में तस्वीर बदल चुकी है। ईरान की इस्लामिक रेजिमे ने रियलाइज किया कि जनता उसके साथ है, तो जनता का जनमत का सपोर्ट जो कहते हैं, जनता का सपोर्ट बहुत बड़ा हथियार होता है। तो एक तरफ जनता का सपोर्ट, दूसरे तरफ हॉर्मुज एक हथियार के रूप में, और ये अभी भी उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो बचे हुए हैं। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, प्रॉक्सीज अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। इसके हथियारों की बात है, हथियार भी अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, जैसे चीन की आपने बात की, चीन से हथियार आ रहे हैं। हालांकि चीन ने डिनाई किया है, बट ट्रंप ने कहा है कि चीन वहां से हथियार भेज रहा है। तो देखिए, ये एक तरह से बाइंग टाइम था कि इस बीच रीग्रुप होने का मौका मिल जाए, हथियार को फिर से रिबिल्ड करने का मौका मिल जाए, जमा करने का मौका मिल जाए। तो इस तरह से ये ईरान रीग्रुप होने की कोशिश कर रहा था। कई सारे ऐसे फैक्टर हुए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ईरान हठधर्मिता पे अड़ा रहा। अमेरिका अपनी देखिए, अमेरिका में भी मैं ऐड करना चाहूंगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ही इज अ मैन इन ए हरी। बार बार, जैसा आपने बताया गीतू जी, कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम तो जीत चुके हैं, हम जीते हैं। तो जीत ही गए तो फिर ये बार बार इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ही इज ए मैन इन ए हरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी वहां पे देखिए, यूके के जो राजा हैं, किंग चार्ल्स, उनकी रॉयल विजिट होने वाली है, रॉयल ऑफिशियल विजिट होने वाली है। दूसरा, अमेरिका के अंदर जो प्राइस इतना बढ़ गया है ऑयल एंड गैस, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, तो अमेरिका की जनता भी इससे परेशान है और उसका दबाव ट्रंप पे, सीधे सीधे घरेलू राजनीति का दबाव ट्रंप पे है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द आप एक कंक्लूजन पे ले जाओ, क्योंकि वहां भी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसकी वजह से तीसरा, जो गल्फ के देश हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी अमेरिका पे है। हर देश उसको प्रेस कर रहे हैं कि भाई जल्दी से खत्म करो, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ये सारी चीजें लेके उन्होंने कोशिश की। अब जब उनको दिखा कि प्रेशर से नहीं हो सकता, वॉर से नहीं हो सकता, तो निगोशिएटिंग टेबल पे आए। बट वहां भी ईरान चूंकि अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर निकला है, तो उसने अपने जो चूंकि उसके कई मजबूत पॉइंट उसको दिख गए हैं, तो वो भी अड़ा रहा कि पहले हॉर्मुज पे हमको टोल टैक्स करने दो, हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहने दो, परमाणु बम बनाने का या उसके शांति के लिए परमाणु का यूज करने का हमें परमिशन दो। तो ये लेबनान और जो हिजबुल्लाह है, वो डॉक्टर जी, सेकेंडरी मैटर था, मेन ये पॉइंट्स हैं, ये तो पहले भी बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं, बल्कि इसमें जो हॉर्मुज है वो ऐड हो गया है, टोल टैक्स का मामला जो चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु हथियारों को बनाने के लिए, तो आज भी ईरान उस मामले पर समझौता नहीं करना चाहता है, उस मामले पर झुकना नहीं चाहता है। यानी भविष्य क्या है फिर? क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये जंग यूं ही जारी रहेगी? इस पर भी आपसे एक सवाल है मेरा, मैं जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को धमकी दे दी, ईरान को हथियार भेजे तो अंजाम बुरे होंगे। ट्रंप ने चीन पर हथियार भेजने का आरोप लगाया है। चीन ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया है। तो ट्रंप यहां पर सीधे तौर पर चीन को धमकी दे रहे हैं कि अब जो हालात बनेंगे उसमें बहुत संभव है कि चीन जो है वो हथियार ईरान को भेजे, और अगर ऐसा होता है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा चीन को। ये ट्रंप धमकी दे रहे हैं चीन को। हालांकि चीन कह रहा है कि देखिए सारे आरोप जो है वो गलत है। तो चीन ने ट्रंप के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ट्रंप की धमकी है चीन के लिए। और ऐसे में अब जो हालात है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजिताभ जी, आपसे मेरा जो सवाल था उसका जवाब आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे जो हमारे को पैनलिस्ट कर्नल साहब ने भी बताया कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिसकी वजह से ये वार्ता के बीच में, जैसे चीन हथियार भेज रहा है, पाकिस्तान सऊदी के सपोर्ट में फाइटर जेट्स भेज रहा है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि ईरान पे और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की गई। और ऑफ कोर्स ईरान वो वैसी कौम ही नहीं है ईरान की जो इस बात को स्वीकार करे इस तरह से प्रेशर बनाने की। और स्पेशली जब आपने उसको इतना पावरफुल बना दिया, तो वो क्यों इस तरह के समझौते करने जाएगा? जो उसकी एक तरह से कह लीजिए, अभी मुज्तबा खमेनी की जो न्यूज आई कि वो अब पहले से बेहतर हैं। अगर ऐसा है तो आप एक घायल शेर को कह लीजिए मान से आप निकाल रहे हैं। अमेरिका के लिए इट्स नॉट ए गुड न्यूज।
तो वो अब हर तरह से जनता उसके साथ है, उसका राजा उसके साथ वापस शायद आ रहा है, और उसकी सेना अभी भी जो उसकी जमीनी सेना है वो इंटैक्ट है। तो इतना आसान ट्रंप के लिए हॉर्मुज पे कब्जा करना भी नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज की जो टोपोग्राफी और ज्योग्राफी है, वहां जो आइलैंड हैं, द्वीप हैं आसपास, हॉर्मुज को थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए अगर अमेरिका ने अपने ग्राउंड्स पे बुट्स भेज के कब्जा कर भी लिया तो कितने दिन वो करके रख सकता है, ये भी संदेह है। क्योंकि जिस तरह के वहां एरियाज हैं, और ईरान जितना पावरफुल है कि वो कभी भी वहां, उसको क्या लगेगा, एक ड्रोन छोड़ के वो हॉर्मुज में खलबली मचा सकता है। एक अगर उसने हथियार फेंक दिए, एक मिसाइल छोड़ दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं है हॉर्मुज में कोई, यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ईरान भी मजबूत स्थिति में हॉर्मुज को लेकर इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट उनके पास, एक बड़ी खबर उनके पास इस वक्त है। बिल्कुल गीतू, देखिए ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि बातचीत के दौरान जो मुद्दे थे जिन पर डिस्कशन हो रहा था वो काफी जटिल थे, हॉर्मुज को लेकर स्थिति आसान नहीं थी, यानी कि इसीलिए सहमति नहीं बन पाई। ये मुद्दा जो है काफी जटिल था, हॉर्मुज को लेकर स्थिति आसान नहीं थी। बातचीत में हॉर्मुज का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था, काफी अहम था। ईरान के जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे, ये भी साफ तौर पर यहाँ पर जो है कहा गया ईरान की तरफ से कि ईरान के हित के लिए, ईरान की जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे। और ये देवबंद से ईरान लगातार कह रहा है कि अपनी सोवरेनिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बातचीत नाकाम रही है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बातचीत आसान थी भी नहीं। जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह के पॉइंट्स शामिल थे, हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा जटिल थे, और इसीलिए ये बातचीत जो है कहीं ना कहीं नाकाम रही है, ये सफल नहीं हो पाई है। ये ईरान की तरफ से पक्ष आया कि मुद्दे काफी जटिल थे। हालांकि देखना होगा हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति बनती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ एक बार फिर से बातचीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, और हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा रहा है, और जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर ईरान को लग रहा है बहुत ही मजबूत स्थिति में है, ऐसे में अभी आने वाले दिनों में लग भी नहीं रहा है कि पीस टॉक किसी तरह से संभव भी हो पाएगी। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी खुले हुए हैं। हुसैन जावेद जी, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर अविश्वास की बात ईरान ने कही, यानी भरोसा नहीं था, माहौल को उन्होंने विश्वसनीयता से पूर्ण नहीं बताया। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि कहीं धोखा उनके साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद में जिस तरह से ये बैठक हो रही थी उसको लेकर भी उन्हें संशय था। तो भरोसा कहीं से भी ईरान पाकिस्तान पर नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ भी उन्होंने कहा कि इनके बयान भी बार बार बदलते हैं। यानी पूरी जो बैठक हुई है, पीस टॉक हुई है, वो एक ऐसे माहौल में हुई है जहां पर एक पार्टी दूसरी की तरफ विश्वास नहीं दिखा रही है। नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। बात ये कि अगर इस तरह का एतमाद ना होता। बोलिए बोलिए। हमारा संपर्क टूट गया है, हुसैन जी से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कर्नल दिनेश जी, आप क्या मानते हैं सर, क्या वाकई ऐसा रहा? देखिए मैडम, ऐसा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसके ऊपर ईरान जो है अपना नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी अब ये समझ में आ गया कि ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक वेपन है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है चंद एक रास्ते होते हैं जिसके ऊपर आप किसी प्रकार की भी वादा या डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये वाली स्थिति बनी रहती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर जिस जिस देश की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ये ईरान के हॉर्मुज के अंदर डिस्ट्रप्शन करना, वो सब मिलके कोई ना कोई एक्शन लेंगे। एक्शन जो लेंगे हो सकता है थोड़ा डिप्लोमेसी करें, नहीं तो देयर इज ए लास्ट रिजॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन। अब बात आ जाती है कि आपने अगर आज पूरे वर्ल्ड ने जो है हॉर्मुज के ऊपर एक प्रकार से शांति मेंटेन करने के लिए ईरान का दावा मान लिया है, तो आने वाले दिनों में स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, उसमें जो है मलेशिया या बाकी आसपास के कंट्रीज जो हैं वो भी इस प्रकार का उनको आइडिया लगेगा कि ये हमारे देश के पास से जा रही है और हम इसका करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही कठिन समस्या हो जाएगी सभी देशों के लिए। अब ये जो बातचीत हो रही है कि क्या ये पीस टॉक खत्म हो गई है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक प्रकार से जो है दोनों पार्टीज ने अपने पॉइंट्स जो है एक दूसरे को दिए गए हैं, उनके ऊपर सोच विचार हो रहा है। अगर ये पीस टॉक फेल होनी होती तो ये 21 घंटे तक आपस के अंदर बातचीत ना करती जी। और वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का जो पार्टिंग रिमार्क था वो कह के गए हैं कि हमने जो है बेस्ट ऑप्शन जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ, और उनका बेस्ट ऑप्शन जो है न्यूक्लियर वेपन के लिए आप कंफर्म
करेंगे कि आप आने वाले दिनों में किसी प्रकार का परमाणु बम नहीं बनाएंगे, और दूसरा स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर है। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब आप देख लीजिए ईरान के साथ जो डेलीगेशन आया हुआ है उसमें 117 लोग हैं, 117 लोग हैं, जिसके अंदर जो है सेना के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, लीगल के भी हैं, और बाकी जो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी हैं। दिनेश तो जी, आपके ईरान पास कर्नल दिनेश लॉटरी आपके पास, हुसैन साहब का एक बार रुक कर लेते हैं, इनका संपर्क टूट गया था। हुसैन साहब, एक प्रश्न लगातार इसे लेकर बातचीत जो है हो रही है कि अगर ये मध्यस्थता, अगर ये बातचीत पाकिस्तान नहीं कराता तो शायद ये सफलता पूर्वक होती, क्योंकि पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं दबाव है अमेरिका का, और वो एक तरफा रुख जो है वो भी नजर आता है, क्योंकि निश्चित तौर पर अमेरिका पपेट में कहूंगी तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मदद जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा मिलती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके हिसाब से कि अगर यहाँ पर ये मध्यस्थता पाकिस्तान नहीं करता, कोई और देश करता जो मजबूती से ईरान का पक्ष भी रखता और अमेरिका का भी रखता, तो शायद सकारात्मक बातचीत हो पाती? जी मैम, आपको मेरी बात साफ आ रही है? जी बिल्कुल। ओके, मैंने आपका सवाल सुन देखिए, ये बड़ी एक बहुत ही सही बात है पाकिस्तान तो ये मुझे बताया ईरान कहाँ पे जाने बिल्कुल। और एक बार फिर से हुसैन जावेद जी, हम आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। वहीं डॉक्टर अजिताभ जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या वाकई ऐसा संभव था, क्योंकि पाकिस्तान पर भी भरोसा करना संभव नहीं था ईरान के लिए। बहुत बड़े जो बयान हमने सुने ईरान की तरफ से वो भी हमें देखने को मिले, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को दोगला भी कहा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल को चेतावनी दी है, इजरायल में सीधा दाखिल होने की चेतावनी दी है, लीबिया और काराबाग का उदाहरण दिया है। इजरायल के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं, एर्दोगन कह रहे हैं। ऐसा ना करने का कोई कारण नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से मजबूत होने की जरूरत है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एर्दोगन का एक बड़ा बयान आ रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जिन्होंने इजरायल को चेतावनी दे दी है कि इजरायल में सीधा दाखिल होने की चेतावनी ये मानी जा रही है। लीबिया और काराबाग का उदाहरण दे दिया है यहाँ पर, इजरायल के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं, ऐसा ना करने का कोई कारण भी नहीं, एर्दोगन ये कह रहे हैं। बड़ा बयान है ये, और इसके लिए पूरी तरह मजबूत होने की जरूरत है। तो मोनिका देखिए, एर्दोगन का ये बड़ा बयान ये माना जा रहा है, इजरायल को सीधे सीधे धमकी है ये कहे। बिल्कुल, और किस तरीके से घटनाक्रम यहाँ पर बदल रहा ये देखना बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। किस तरीके से तमाम अगर देखें दूसरे देशों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर। हालांकि अभी ये जो बातचीत आज हुई है ये किस तरीके से नाकाम रही है सबसे पहले ही, और उसके बाद इजराइल में जिस तरीके की चेतावनी की बात कही जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल भी किस तरीके से लगातार अटैक कर रहा है अपने बाकी देशों पर। अजिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो धमकी है, ये जो चेतावनी है तुर्की के राष्ट्रपति की इजराइल को, इसके क्या मायने निकाले जाएं मौजूदा सिनारियो में? देखिए मोनिका जी, इजराइल के तुर्की से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, ये जग जाहिर है। और कल भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तुर्की के अगेंस्ट में बयानात दिए थे, आज उसका रिएक्शन तुर्की का आया है। इजराइल को ये मानना पड़ेगा कि इजराइल को आज दुनिया के लगभग 160-65 देशों ने मान्यता दी है। सिर्फ 26-28 देश जो हैं उसमें मुस्लिम देश भी ने भी मान्यता दी है, मुस्लिम देशों ने भी मान्यता दी है, और खास करके अब्राहम एकॉर्ड के बाद यूएई और कई अन्य बहरीन जैसे देशों ने भी मान्यता दी है। तो इजराइल एक रियलिटी है, उसको चाहे वो तुर्की हो चाहे ईरान हो ये नहीं मान रहा है, तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। इजराइल वहीं पे है, और इजराइल ने जिस तरह से अपने आप को 1948 से लेके अभी तक जिस तरह से सजाया संवारा है, और निश्चित रूप से उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, तो इजराइल पूरी तरह से और पूरी शक्ति के साथ जमा हुआ है। हर दुनिया के हर देश को ये समझना होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन, मैं पैलेस्टाइन की भी बात करना चाहूंगा, कि दो जो 2 स्टेट थ्योरी है उसको मैक्सिमम देश ने, अगेन पैलेस्टाइन को भी लगभग 160-70 देशों ने मान्यता दी है। खास करके पिछले 2 साल में आप देख लीजिए, 2023 की जो इजराइल में अटैक हुआ था उसके बाद से कई देशों, और उसके बाद इजराइल ने जो रिएक्शन किया, जो इजराइल ने गजा पे हमला करके बहुत हद तक साफ है, उसे पता है उसे क्या करना है, और इस तरह के बयानों पर शायद मुझे नहीं लगता इजराइल पे कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं,
असलम रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईरान मामलों की जानकार है। असलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, ईरान को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई किन्हीं मुद्दों को लेकर, क्या लग रहा है कौन से ऐसे बिंदु थे यहाँ पर जिनको लग रहा था कि अब अमेरिका के साथ इन मामलों पर बातचीत नहीं हो पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको और आपके पैनल में तमाम लोगों को। कल जो 7 बजे वाला आपका प्रोग्राम था, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो मैंने एक बात कही थी कि अमेरिका की तरफ से जो दादागिरी है और वो ईरान को इस तरह से समझ रहा है कि मैं उसके तेल पर कब्जा करूंगा, और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहायत ही बेहयाई से ये बात कही थी कि हमको ईरान का तेल चाहिए। और आपको आपके ही इस प्रोग्राम में, कल शाम के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 50,000 ईरान के अमेरिका के फौजी और मरीन्स जो हैं वो कल मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। तो ये एक अजीब बात है कि आप एक तरफ तो वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उसी मौके पर आप मिडिल ईस्ट में 50,000 अपने फौजी उतार रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है अमेरिका का, ये खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो टॉक के जरिए से ईरान के ऊपर एक तरह का प्रेशर लाना चाह रहा था। ईरान ने खुले लफ्जों में जाते ही मोहम्मद रजा गालिबाफ ने जब वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम अमेरिका की किसी प्रेशर को, जबरदस्ती को कबूल करने वाले नहीं है, अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए। और उसी का वो असर हुआ कि ये जो टॉक यहाँ तक पहुंची है, इसमें कोई कामयाबी रिजवी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका वक्त ले रहा था ताकि नए सिरे से वो ईरान पर सैन्य तौर पर ताकत के साथ एक बार फिर से दबाव बना सके, पूरी ताकत से हमला कर सके, और इसीलिए ये बातचीत की बात कही गई। आपको भी लगता है ऐसा? ये बात आपके साथ बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे, वार एक्सपर्ट थे, उन्होंने पहले ये बात कही थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ये कोई साजिश है। ये जो 15 दिन की जो शांति की आप लोग बात कर रहे हैं, ये शांति असल में एक अशांति के लिए 15 दिन जो है लिया गया था। और अब ये टॉक जो नाकाम हुई है, इसका नतीजा जो है पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। हम दुआ करते हैं कि ऐसी कोई बात न हो और ये जंग दोबारा शुरू न हो सके। अमेरिका ये सोच रहा है कि हम सुपर पावर है दुनिया में, सिर्फ हमारी चलेगी, जो हमें मानेगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं आपके मानेगा। साथ ही चर्चा जारी रहेगी, सभी पैनल्स भी हमारे साथ मौजूद है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बातचीत के बाद युद्ध की हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तुर्की ने इजराइल पर हमले की धमकी दे दी है, इजराइल पर सीधा हमला करने की धमकी दी गई है। बातचीत फेल हुई तो हमला करना हमारा कर्तव्य है, तुर्की कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, युद्ध की हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इजराइल पर हमले की धमकी यहाँ पर तुर्की की तरफ से दी जा रही है कि हमला किया जाएगा, और बातचीत अगर फेल हो गई है तो हमला करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसी को लेकर एक रिएक्शन ले लेते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब, क्या कुछ अब लग रहा है तुर्की की भी एंट्री इसमें हो गई है? देखिए मैडम, ऐसा है कि तुर्की जो है अपने आप को जो है वर्ल्ड के, मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो लीडर बनना चाहता है। अब आप देखिए, जरा थोड़ा एनालाइज करिए कि इसके पीछे का क्या कारण क्या हो सकता है कि तुर्की जो है अभी बीच में कूद पड़ा। तुर्की जो है वो नाटो का साथी है, अमेरिका और ईरान की वार चल रही है, सरकार की बयानबाजी है और प्रेशर को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। आपके पिछले सेगमेंट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि जिस समय दो देश जो कि युद्ध कर रहे हैं और उनके बीच में जब बातचीत होती है, तो बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों तरफ से जो है कई प्रकार के बयान आते हैं। वो भड़काऊ बयान भी हो जाते हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए भी हो जाते हैं। उन बयानों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से जो बयान होते हैं, ये पॉस्चरिंग होती है कि ताकि वर्ल्ड के सामने या अपोनेंट के सामने अपने आप को एक प्रकार से पावरफुल दिखाएं, ताकि जिस समय हम बातचीत के टेबल के ऊपर बैठते हैं तो हमारी बात के अंदर वजन हो, दूसरी पार्टी के मन के अंदर एक प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करना। अब आप देख लीजिए, अभी बातचीत शुरू होती है या होने वाली है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि अगर ये डील होती है या नहीं होती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम ऑलरेडी युद्ध जीत चुके हैं। फिर उसके बाद उनका बयान आता है कि अगर ये डील कामयाब नहीं होती है तो हमने अपने वॉरशिप के अंदर नए हथियार, नए
आर्म सामान जो है वो फिक्स कर दिए हैं। तो ये एक प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स होती है। और मुझे भी मानना है कि तुर्की जो है वो इस समय जो है अपनी एक प्रकार के इसी प्रकार के भड़काऊ भाषण दे रहा। वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये जताना चाहता है कि देखिए साहब, ईरान या सऊदी अरेबिया जो है आपको लीड नहीं कर सकता, मैं भी बैठा हूँ। हालांकि मेरे तुर्की के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। लेकिन सर, उसने अपनी तरफ असलम से साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं इसी पर। असलम रिजवी जी, आपको क्या लग रहा है तुर्की की एंट्री की, हम युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं इजराइल को और कभी भी हमला कर सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे ईरान में टर्की के लिए एक शब्द का, एक टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है, और मैं उसे फारसी में पहले बताता हूँ, फिर उसका इंग्लिश में बताता हूँ ट्रांसलेशन क्या होगा। टर्की को ईरान में मुनाफिक आजम कहा जाता है। ये आपके लिए नई खबर होगी। मुनाफिक आजम मीन्स द ग्रेट हिपोक्रेट। ये टर्की के लिए कहा जाता है और इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि इसकी बात का कोई वो नहीं है कि हमको ये यकीन करना चाहिए कि जो कह रहा है वो करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। टर्की सिर्फ बोलता है, अमली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो टर्की का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। जाहिरी तौर पे वो टर्की से जो है इजराइल का दोस्त भी है टर्की, और दुश्मन भी है। जाहिरी तौर पे वो इजराइल के खिलाफ बोलता है, लेकिन उसका बहुत अच्छा कारोबार इस वक्त भी इजराइल से टर्की का चल रहा है। ये मैं आपके पूरे एतमाद के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। ठीक है साहब। इसलिए जो उसने कहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, आप खुद देख चलिए एक बार फिर लीजिएगा। से हुसैन साहब का रुख कर लेते हैं। हुसैन साहब, वो जो सवाल आपसे दागा गया था उसका जवाब नहीं आ पाया। उम्मीद करें आपकी आवाज अब दुरुस्त हो गई होगी, जो तकनीकी कारणों की वजह से नहीं आ पा रही थी। आप अगर अपना सवाल काइंडली रिपीट कर दें। बिल्कुल हुसैन साहब, सवाल यही कि जो बातचीत हुई है, क्योंकि इस बातचीत को लेकर इंतजार हो रहा था, ये इंतजार हो रहा था कि बातचीत होगी, सब कुछ जो है एकदम दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बातचीत जो है, क्योंकि ये भी प्रश्न उठ रहा है कि ये जाहिर है कि अमेरिका का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन क्या ये जो बातचीत की जगह है, अगर ये इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं होती, कहीं और होती, तो क्या ये मुमकिन था, ये चांसेस थे कि बातचीत सफल हो पाती? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रुझान झुकाव है अमेरिका की तरफ, और शायद यहां पर ईरान के जो अगर देखें हक हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं रखे गए होंगे। देखिए मैम, सबसे अहम बात तो ये है कि जहां ये बातचीत हुई है ना, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, जहां भी हुई है, दुनिया में इस वक्त इससे बेहतर जगह थी ही नहीं। अगर होती तो उसका चुनाव कर लिया जाता। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस टाइम बीजिंग के लिए, वॉशिंगटन के लिए, सऊदीया के लिए, ईरान के लिए एक्सेप्टेबल है। यही वजह है कि ईरान भी यहां पर आया, हालांकि उसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी इस हवाले से, और अमेरिका भी आया। और सबसे अहम बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि अगर अमेरिका हमें इतनी अहमियत दे रहा ना होता तो जो उनके विटकॉफ हैं वही अमेरिकी वफ्द को यहाँ पर लीड कर रहे होते, लेकिन उनकी जगह जेडी वेंस आए और उन्होंने उसको लीड किया। वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। क्या आप समझ सकते हैं कि हुसैन अमेरिका साहब, आपके पास लॉटरी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, एक अपडेट जरा साझा कर लें बातचीत को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर बताते चलें। बातचीत के दौरान लगातार संपर्क में थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ये स्टेटमेंट दिया है। पूरी टीम बातचीत के दौरान ट्रंप के कांटेक्ट में थी, ये वेंस की तरफ से कहा गया। आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर दिया गया, ये भी वेंस की तरफ से कहा गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट। पूरी बातचीत के दौरान टीम जो है वो लगातार ट्रंप के संपर्क में थी, यानी कि ट्रंप भले ही कहते रहे कि उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बातचीत से, लेकिन वो लगातार कांटेक्ट में थे। हुसैन साहब, बात कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में जल्दी से। जी, मैं इसमें यही कहूंगा जो आपने अभी बात की। ऑब्वियसली देखें, जेडी वेंस के बॉस कौन है? वो तो ट्रंप ही है। तो जो कुछ होगा वही होगा जो ट्रंप चाहेंगे, और जो कुछ भी इस्लामाबाद जो हुई है टॉक्स, जिस तरह की भी पेशरफ्त हुई है, वो सब ट्रंप को इन्होंने आगाह किया होगा, और ट्रंप ने बाद में इनको कहा होगा कि अब आप ये तो आपके लाइन मुताबिक इख्तियार यहाँ करें, पर उसके बाद ये लाइन जो आपके मुताबिक यहाँ पर जो ईरान की शर्तें थी वो मुनासिब नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, इसलिए अमेरिका नहीं माना?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। मैं इसमें यही कहूंगा कि एक तो इसमें अमेरिका की ये डिमांड जो अब तक सामने है कि ये टॉक्स इतनी लंबी जंग के बाद हो रही है, ठीक है, और उसमें आप ये डिमांड रखें ईरान के सामने कि सबसे पहले जो आपके न्यूक्स हैं उनसे आप इस तरह पल्ला झाड़ लें, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक टॉक्स में अपना हर ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसको पहले से टॉक्स होती हैं। दो इश्यूज हुसैन इस जी, वक्त एक बार फिर से सबसे आपकी आवाज हम तक important है। स्पष्ट नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश का हम रुख कर लेते हैं। कर्नल दिनेश, तो देखिए अभी क्या कोई संभावना लग रही है, क्योंकि अब जो हालात बनेंगे कि सीज फायर ब्रेक हो सकता है, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिल सकता है? देखिए, जो मैडम पहले मैं एक मोनिका सिंह मैडम की बात का जवाब दे देता हूं कि अगर कहीं दूसरी जगह टॉक होती तो शायद ये सक्सेसफुल होती। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि ईरान को भी पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास नहीं था। पुरानी घटनाओं के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेटेस्ट देख लीजिए कि जिस समय अभी बातचीत के लिए वो पहुंचे हैं, उसी समय पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट जो है वो सऊदी अरेबिया में भेज दिए हैं, और इसके साथ साथ जो है सऊदी अरेबिया ने जो है और कतर ने जो है इनका 32,000 करोड़ रुपए का जो है कर्जा माफ किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर मुझे यहाँ बैठे हुए ये खबरें लग रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से, तो क्या दूसरे ईरान को नहीं लग रही हैं? तो एक प्रकार का जो है ईरान का जो है ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। वो क्यों टेबल के ऊपर आया, इसके पीछे चाइना ने बहुत बड़ी भूमिका लाई। अब आपका मेन क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं। देखिए, मैं होपफुल हूं कि ये बातचीत जो है अभी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का जो पार्टिंग स्टेटमेंट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि हमने उनके सामने बेस्ट ऑप्शन रखा है, हमारी डील अभी सक्सेस नहीं हुई है, वी आर गोइंग बैक। तो इससे अभिप्राय ये है कि अभी ईरान को सोच विचार करने का जो है समय दिया गया है, और मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ही हो सकता है कि ये दोबारा आमने सामने बैठकर बात करें और इसका कोई हल निकालें। नियर फ्यूचर के अंदर जिस प्रकार का एटीट्यूड या जिस प्रकार से जो है बातचीत हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली जो है ये लड़ाई दोबारा शुरू कर्नल हो दिनेश, जाए। जो आपने बातचीत की जगह को लेकर पॉइंट अपना रखा, एक बार जरा रजीव साहब से भी जान लेते हैं। उनको भी ऐसा ही लगता है, वो भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो बातचीत की जगह थी, अगर ये कुछ और होती तो शायद स्थितियां अलग होती। बहुत हद तक मैं हमारे शर्मा जी के साथ में हूँ कि वो पाकिस्तान के अलावा अगर कोई और मजबूत मुल्क होता तो उसी हिसाब से वो दोनों का पक्ष एक दूसरे तक पहुंचाता। शायद ये एक वजह भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि शर्मा जी ने अभी फरमाया, कि ये बात आगे बढ़ेगी, और ये टॉक और ये मुज़ाकरात, ये जो बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जगह चेंज करके कहीं और रखी जाए, और इंशाअल्लाह वहां पर लेकिन रिजवी कामयाबी साहब, नसीब हो। हॉर्मुज को लेकर जो हमारी बात दुआ भी सामने है। आ रही थी, क्या लग रहा है हॉर्मुज पर किसी तरह से ईरान झुकेगा? टोल टैक्स को लेकर जो चिंता जताई जा रही है, जो एक तरह से धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही है, उस पर कभी सहमति बन पाएगी क्या? देखिए, ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो ट्रंप कार्ड है वो यही हॉर्मुज है, और वही ट्रंप कार्ड ट्रंप लेना चाहते हैं तो ईरान कैसे दे सकता है? और ईरान के पास तो कुछ है नहीं, हर तरफ से उसको घेर लिया गया है। 47 इयर्स का सैंक्शन है, तो उसको एक ट्रंप कार्ड मिला है, और अमेरिका उससे वो छीनना चाहता है। ईरान उसकी चालबाजी को खूब समझ रहा है। जी बिल्कुल। अजित, और आप जी, इसमें ये जो मोनिका, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। तनाव के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। 6 देशों के खतरों को पार किया है, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने बयान दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त तनाव के बीच नेतन्याहू का ये बयान जो सामने आया है कि 6 देशों के खतरों को पार किया है और अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। नेतन्याहू का बयान बहुत हद तक बहुत कुछ कह रहा है। तो 6 देशों के खतरों को पार किया है हमने, और अभी हम और भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने बयान दिया है। मोनिका, आप अपना सवाल कर सकती हैं।
अभी गीतू जिस खबर का जिक्र करिए, अब इसके बाद क्या माने, ये इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा? साथ साथ जरा ये भी समझाइए अब अगला पड़ाव, क्योंकि जिस पर लगातार हमारे बाकी को पैनलिस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, जो कर्नल दिनेश जी ने भी जिक्र किया और रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि जगह की बात करें। अब आपको लग रहा है कि कोई दूसरा देश जो है वो आना चाहिए मध्यस्थता के लिए, थोड़ा मजबूत हो और जो कन्विंस कर पाए, क्योंकि ये जो पॉइंटर्स है, मुझे नहीं लगता है इन पॉइंटर्स में कोई बदलाव होने वाला है, दोनों ही पक्ष अटेंगे अपनी अपनी जगह। देखिए मोनिका जी, मैंने पहले ही कहा कि एक फेल्ड स्टेट ने वर्ल्ड को फेल कर दिया। पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, अ टेररिस्ट स्टेट, उस पे किसी का भरोसा नहीं है। ये पहले भी मैंने कहा और मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। ऑलरेडी ओमान पहले से मध्यस्थता कर रहा था। ओमान एक न्यूट्रल स्टेट माना जाता है, एक भरोसेमंद ईरान के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है और अन्य देशों के लिए भी है। तो ओमान की ने जो इनिशिएटिव लिया था, शायद उसकी कद्र होती तो ये बहुत अच्छा विकल्प होता। दूसरा विकल्प, कतर भी आगे आया हुआ था, इजिप्ट आया हुआ था। तो ऐसे देशों पे अमेरिका का भी भरोसा है और मुझे लगता है खास करके ओमान पे ईरान का भरोसा है। वो उसका नेबर है और उसने पहले भी ये किया है। लेकिन ओमान टॉप के बीच में ही अमेरिका ने जिस तरह से अटैक किया, वो पूरे सिनेरियो को बदल दिया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ओमान कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन है कि इजराइल तो माना जाता है अपनी एग्रेशन के लिए। तो आप ये सोचिए कि पूरे इस्लामिक देशों के बीच में एक अकेला यहूदी देश इतने सालों से, पिछले 75-80 सालों से अपनी प्रेजेंस को सिर्फ बना के ही नहीं रखा है, उसको मजबूत करके रखा हुआ, जो कहते हैं ना किला ठोक के रखना, उसने रखा हुआ है। तो उसकी क्षमता भी है, उसके पास उतनी ताकत, आप कह लीजिए फिजिकल भी है और मॉनिटरी भी है और मिलिट्री भी है। तो सब तरह से निश्चित रूप से इजराइल सक्षम है और अमेरिका का साथ उसके लिए सोने पे सुहागा है। इन सारे वजहों से निश्चित रूप से इजराइल को सबसे बड़ी उसकी ताकत है, क्योंकि उसके अस्तित्व पे ही खतरा रहता है। वो बार बार कहता है कि एग्जिस्टेंशियल जो मेरे थ्रेट हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। और इसीलिए उसने अपनी जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो मिलिट्री का, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अभी उसने हाल फिलहाल ही जो कॉलेज स्टूडेंट्स को वो कहता है कि भाई मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसका उसने बढ़ा दिया 32 महीने से 36 महीने मेल के लिए, और फीमेल के लिए भी उसने बढ़ा दिया है 24 साल महीने से बढ़ा के। तो ये उसकी ट्रेनिंग भी वहां अपने लोगों को इस तरह से देता है, हथियार भी इस तरह से। और आप देख लीजिए टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है। प्लस उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि दुनिया ने भी उसके प्रॉब्लम को समझा है। दुर्भाग्य से मैं अपने बड़े अजीज मित्र हमारे रिजवी साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा ईरान को अपनी जिद, जो पूरे उम्मा का ठेका लेने का, जैसे अमेरिका ने पूरे बिल्कुल सर, समय सीमित ही है, वैसे ही ईरान भी चाहता है कि कीजिएगा सर, समय की कमी है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं रिजवी साहब से लेना चाह रही हूँ, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर वार्ता फेल होती है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कितना तैयार इसके लिए? जी हाँ, ईरान इसके लिए पहले तो तैयार है। और मैं देख रहा था कि ईरान में जो वहाँ की जो मीडिया है, उसने ये बात कल भी कह रखी थी कि ये वार्ता कामयाब नहीं होगी, हमें जो है अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए और अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये ईरान में कल भी कहा जा रहा था और आज तो मैंने देखा नहीं, आज भी शायद यही बात वहाँ पर हो रही होगी। जी, यानी कि अगर सीज फायर ब्रेक होता है तो ईरान भी पूरी तरह से काउंटर अटैक करेगा। फिलहाल लग रहा है कि पीस टॉक को लेकर कुछ जिस तरह से बात नहीं बन पाई है, तो अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये बड़ा होगा या फिर कोई और संभावना निकल कर आएगी? इसी के साथ ही हम अपने इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।